नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह, जो परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग मैनुअल से संबंधित सभी प्रश्न को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो इसमें पहला प्रश्न है, रेल लिंक पुस्तिका PCOM तथा किसके संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो PCOM तथा CPTM के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैगन पूल का नियंत्रण कौन होता है? तो इसका नियंत्रक निदेशक वैगन इंटरचेंज या DWI होता है। अगला प्रश्न है, किसी सेक्शन में 24 घंटों से अधिक चलने वाली गाड़ियों में की संख्या क्या कहलाती है? तो 24 घंटा में अधिकतम चलने वाली गाड़ियाँ थ्रूपुट कहलाती है। अगला प्रश्न है, पावर प्लान मंडल के किन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है? तो पावर प्लान मंडल सीनियर DEE तथा सीनियर DME के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे की आर्थिक स्थिति जानने की सांख्यिकी इकाई क्या है? तो रेलवे की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए ऑपरेटिंग रेशियो निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, POH की अवधि कितने दिनों तक बढ़ाई जा सकती है? तो इसे 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, NP वैगन का इंटरचेंज की अनुमति कौन देता है? तो इसको इंटरचेंज की अनुमति निर्देशक वैगन इंटरचेंज के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉरिडोर ब्लॉक के संदर्भ में निम्न में क्या सही है? तो इसे 2 सवारी या मेल एक्सप्रेस अधिसूचित गाड़ियों के बीच के समय को कॉरिडोर ब्लॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड ब्लॉक के संबंध में क्या सही है? तो इंटीग्रेटेड ब्लॉक एक से अधिक विभाग मिलकर कार्य करते हैं और एक ही ब्लॉक सेक्शन में दिया जाता है तथा दिन या रात में दोनों संभव है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गाड़ी यातायात खाते पर चलाई जाती है? तो यातायात खाते पर प्रदर्शनी गाड़ी को चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गाड़ी इंजीनियरिंग खाते पर चलाई जाती है? तो सामग्री गाड़ी को इंजीनियरिंग खाते पर चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गाड़ी विविध खाते पर चलाई जाती है? तो दुर्घटना राहत गाड़ी को विविध खाते पर चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, किन गाड़ियों को आदेशित करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो अनुसूचित सवारी गाड़ी को आदेशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, लोको पायलट किसी खंड पर 1 वर्ष से अधिक समय तक कार्य नहीं किया हो तो कितने ट्रिप की रोड लर्निंग दी जाएगी? तो इसे दिन में 2 और रात में 2 ट्रिप की लर्निंग दी जाएगी। अगला प्रश्न है, घाट सेक्शन तथा स्वचल सेक्शन में लोको पायलट अधिकतम कितने अतिरिक्त रोड लर्निंग ट्रिप के लिए अनुरोध कर सकता है? तो अधिकतम 3 लोड लर्निंग का अनुरोध कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी निर्माणाधीन खंड में सामग्री गाड़ी संचालन हेतु अधिकतम अनुमेय गति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो अधिकतम अनुमेय गति का निर्धारण सेक्शन का कार्य प्रभारी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी निर्माणाधीन खंड में सामग्री गाड़ी भेजने के लिए स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए लोको पायलट को कौन सा अधिकार पत्र दिया जाएगा? तो उसे हाथ से तैयार अधिकार पत्र दिया जाएगा। निर्माणाधीन सेक्शन में सामग्री गाड़ी भेजने से पहले स्टेशन मास्टर कार्य के प्रभारी अधिकारी के से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करेगा? तो इसे रेल पथ सुरक्षा प्रमाण पत्र और सेक्शन साफ होने के प्रमाण पत्र तथा सेक्शन की अधिकतम अनुमेय गति प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न है, मध्य रेल के निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन घाट सेक्शन नहीं है? तो नेपा नगर और डोंगरगांव के बीच जो सेक्शन है वो घाट सेक्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य रेल के निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन घाट सेक्शन है?
तो तिगांव और चिचौड़ा ये घाट सेक्शन है। अगला प्रश्न है कसारा इगतपुरी खंड में रोलिंग ग्रेडियंट कितना है? तो वहाँ 37 में 1 का ग्रेडियंट है। अगला प्रश्न है करजत लोनावाला खंड में रोलिंग ग्रेडियंट कितना है? तो वहाँ भी 37 में 1 का ग्रेडियंट है। अगला प्रश्न है तिगांव चिचौड़ा खंड में रोलिंग ग्रेडियंट कितना है? तो 70 में 1 का ग्रेडियंट है। अगला प्रश्न है धाराखो मराठजीरी खंड में रोलिंग ग्रेडियंट कितना है? तो इसमें 60 में 1 का ग्रेडियंट है। अगला प्रश्न है घाट सेक्शन में गाड़ी संचालन से संबंधित विस्तृत अनुदेश किसमें होता है? तो कार्य संचालन समय सारणी और स्टेशन संचालन समय सारणी यानी WTT और SWR में होता है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों को निर्धारित प्रस्थान समय के कितने समय पहले प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देना चाहिए? तो महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों को 45 मिनट या 30 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है कानकोर का गठन वर्ष कब है? तो कानकोर का गठन वर्ष 1988 में हुआ था। अगला प्रश्न है कानकोर का परिचालन वर्ष कब से शुरू हुआ? तो 1989 से इसे शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कानकोर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कोनराज एवं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेन सर्विस की गति कितनी होती है? तो इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है कंटेनर सेवा के लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो कंटेनर सेवा से लाभ द्वार से द्वार सेवा और एकल खिड़की परिचालन और यांत्रिक हैंडलिंग ये सभी सेवाएं उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है कानकोर के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बहु विकल्पित यातायात विकसित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और घरेलू यातायात के परिचालन के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है सवारी गाड़ी में सामान्यतः महिला डब्बा कहाँ लगाया जाता है? तो महिला डब्बा गार्ड के डिब्बे के पास में ही लगाया जाता है। अगला प्रश्न है छोटी दूरी के लिए यात्री गाड़ी में SLR के पीछे अधिकतम कितने कोच लगाए जा सकते हैं? तो SLR के पीछे अधिकतम 3 कोच लगाए जा सकते हैं छोटी दूरी रहने पर। अगला प्रश्न है किसी यात्री गाड़ी को मिश्रित गाड़ी के रूप में वर्गीकृत करने हेतु अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो PCOM के द्वारा इसे अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है सेक्शन में चढ़ाई हो तो गाड़ी में बैंकिंग इंजन कहाँ लगाया जाएगा? तो गाड़ी में बैंकिंग इंजन पीछे की ओर लगाया जाएगा यदि चढ़ाई है तो। अगला प्रश्न है सेक्शन में उतार हो तो गाड़ी के बैंकिंग इंजन कहाँ लगाया जाएगा? यदि उतार है तो बैंकिंग इंजन आगे की ओर लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है सेक्शन में उतार और चढ़ाव जल अंतराल दोनों हो तो गाड़ी में बैंकिंग इंजन कहाँ लगाया जाएगा? और सेक्शन में यदि उतार और चढ़ाव दोनों है तो बैंकिंग इंजन को आगे की तरफ लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट गाड़ी ट्रेन में कितने डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं? तो इसमें 1 डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं। अगला प्रश्न है सवारी गाड़ी में कितने डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं? तो सवारी गाड़ी में 1 डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं। अगला प्रश्न है सवारी गाड़ी में डेड इंजन जोड़े जाने पर डेड इंजन को छोड़कर गाड़ी में ब्रेक पावर कितना होना चाहिए? तो ब्रेक पावर 100% होना चाहिए। अगला प्रश्न है सेक्शन में डबल या ट्रिपल हेडेड वर्किंग लोकोमोटिव के संचालन संबंधी सभी प्रतिबंधों का पालन करते हुए एक मालगाड़ी के साथ अधिकतम कितने लोकोमोटिव के संचालन की अनुमति है? तो 2 वर्किंग और 1 डेड इंजन की संचालन की अनुमति है। अगला प्रश्न है एक इंजन के साथ कितने निरीक्षण यान लगाया जा सकते हैं? तो एक इंजन के साथ 3 निरीक्षण यान को लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है सामान्यतः ट्रैफिक रिकवरी टाइम कुल रनिंग समय का कितना प्रतिशत रखा जाता है? तो इसे 3% का समय रखा जाता है। अगला प्रश्न है
यात्री गाड़ी की औसत चलन गति की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको घटा दिया जाता है? तो ठहराव के समय को इसमें घटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यात्री गाड़ी की वाणिज्यिक गति की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है? तो इसका उपरोक्त सभी आंसर दिया है, तो इसमें सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला है प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन की दूरी और ठहराव समय और कुल ठहराव समय के अतिरिक्त कुल यात्रा समय, ये सभी का जोड़ दिया जाता है, तो इसे वाणिज्यिक गति की गणना करते समय किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तकनीकी गति भी कहा जाता है? तो अधिकतम अनुमेय गति को ही तकनीकी गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समय सारणी तैयार करने के उद्देश्य से रेल यात्रियों को यात्रा दूरी की दृष्टि से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, समय सारणी तैयार करने के उद्देश्य से कम दूरी की यात्रा कितने दूरी की होती है? तो कम दूरी की यात्रा कम से कम 80 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, समय सारणी तैयार करने के उद्देश्य से मध्यम दूरी की यात्रा कितने दूरी की होती है? तो मध्यम दूरी की यात्रा 80 से 300 किलोमीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, यात्री गाड़ी का प्राइमरी परीक्षण किस स्टेशन से किया जाता है? तो वेस स्टेशन से प्राइमरी परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, यात्रियों की सुविधा के लिए किस गाड़ी को जंक्शन स्टेशन पर विलंब से चलने वाली दूसरी गाड़ी से मिलान के लिए रोके जाने वाले समय को क्या कहते हैं? तो इसे अधिकृत रुकाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक रेलवे मंडल में किसी एक गाड़ी को किसी दूसरे रेलवे मंडल से 15 मिनट की देरी से लिया जाता है और अगले रेलवे मंडल को वही 15 मिनट लेट या इसे के पहले सौंप दिया जाता है, तो इस संकल्पना को क्या कहा जाता है? तो इसे समय नहीं खोया ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक गाड़ी में दिए गए आगमन समय पर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचती है, तब उस गाड़ी को चलन समय पर पहुंची कहा जाता है, तो इसे यात्री समय सारणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिली जुली गाड़ी में माल डिब्बा कहाँ लगाया जाएगा? तो इसमें माल डिब्बा इंजन के बाद लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सवारी गाड़ी में डेंट इंजन नहीं लगाया जाता है? तो शताब्दी और राजधानी ट्रेन में डेड इंजन को नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस में सवारी गाड़ी के रेक का कंपोजिशन किया गया है? तो रेल लिंक में सवारी गाड़ी का कंपोजिशन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइम टेबल रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है? तो रेलगाड़ियाँ एक दृष्टि में जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेल अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत समय सारणी प्रकाशित करना है? तो धारा 49 के अंतर्गत समय सारणी प्रकाशित करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समय सारणी यात्रियों हेतु उपयोगी नहीं है? तो ग्राफिक टाइम टेबल ये यात्रियों के लिए उपयोगी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ग्राफिक टाइम टेबल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मास्टर चार्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुरंतो गाड़ियों का परीक्षण निम्न में से किस स्टेशन पर किया जाता है? तो इसे छोर से छोर तक के स्टेशन पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय रेल पर परिचालन विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो क्षेत्रीय रेल पर परिचालन विभाग का प्रमुख PCOM होता है, जिसे प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य मालगाड़ी का अवलोकन करना होता है। अगला प्रश्न है, मेल या एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है? तो आपातकालीन कंट्रोल के द्वारा इसे स्तर पर मॉनिटरिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रेन कंट्रोल का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसे खंड नियंत्रक यानी सेक्शन कंट्रोल के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी का पाथ निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किसकी सहायता ली जाती है? तो इसे मास्टर चार्ट के द्वारा सहायता लिया जाता है। अगला प्रश्न है, नॉन इंटरलॉकिंग संचालन का आशय क्या है?
तो नॉन इंटरलॉकिंग संचालन का आशय है सिग्नलों का अस्थायी वियोजन और कांटों का अस्थायी वियोजन और काटे सिग्नल और अन्य गियरों का अस्थायी वियोजन। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अस्थायी संचालन अनुदेश निम्न में से किसके संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए? तो इसे समान एवं सहायक नियम यानी GNSR और परिचालन नियमावली ऑपरेटिंग मैनुअल और ब्लॉक वर्किंग नियमावली में इसे पढ़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अस्थायी संचालन आदेश जारी किया जाता है? तो अस्थायी संचालन आदेश सिग्नल या लीवर फ्रेम के ओवरहॉलिंग के दौरान जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है मालगाड़ी का ऑर्डरिंग करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन दिया है, सही दिया है कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। तो लोड की उपलब्धता, लोकों की उपलब्धता और कर्मी दल की उपलब्धता ये सभी ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रतिबंध किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो रेलवे के द्वारा प्रतिबंध लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है रोक किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा रोक लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है मुख्यालय स्तर पर परिचालन विभाग में प्लानिंग सेल का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक यानी CTPM होता है। अगला प्रश्न है मंडल नियंत्रण संगठन का इंचार्ज कौन होता है? तो इसका इंचार्ज मुख्य नियंत्रक यानी चीफ कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लोकों का उपयोग समानांतर शंटिंग कार्य हेतु किया जाता है? तो शंटिंग कार्य के लिए WDS6 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यार्ड में हम के बाद पड़ने वाला पहला कांटे को क्या कहलाता है? तो पहला कांटा किंग पॉइंट कहलाता है। अगला प्रश्न है रेलवे सांख्यिकी हेतु प्रयुक्त प्राइमरी मात्रा निम्न में से कौन सी होती है? तो प्राइमरी मात्रा किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम निम्न में से किसका मॉडल है? तो टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम माल परिचालन सूचना प्रणाली का मॉडल है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा किसी लाइन को अन्य लाइन से पृथक किया जा सकता है? तो अन्य लाइन से पृथक करने के लिए ड्रिलिंग स्विच, लॉन्ग डेड एंड शाइडिंग और सैंड हम्प इस सभी का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कोयले का लदान निम्न में से किस वैगनों में किया जा सकता है? तो कोयले का लदान बॉक्सेन वैगनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी पूर्ववर्ती निजी साइडिंग को निजी माल टर्मिनल में परिवर्तित किए जाने पर उसे क्या कहते हैं? तो उसे ब्राउनफील्ड PFT कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्लान हेड के अंतर्गत ट्रैफिक फैसिलिटी वर्क का नियोजन किया जाता है? तो PH16 के अंतर्गत नियोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय रेल के मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक का पद किस विभाग का होता है? तो ये यातायात विभाग का होता है। अगला प्रश्न है सवारी गाड़ी के दुर्घटना के दौरान समानांतर निम्न में से किसे चलाया जाएगा? तो इसे दुर्घटना राहत चिकित्सा यान को उस समय चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है गुड्स शेड पर लदान हेतु खाली वैगनों की विवरण किस आधार पर की जाती है? तो ODR के आधार पर खाली वैगनों की वितरण की जाती है। अगला प्रश्न है एक NMG के मानक रेक में डिब्बों की संख्या कितनी होती है? तो एक NMG के मानक रेक में 25 डिब्बों की संख्या होती है।